हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में कंटिन्यू करेंगे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के बारे में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कैसे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी जब फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट किसी रिएक्शन में फॉर्म होगा तो वो आगे सब्सिक्वेंट रिएक्शन कैसे दिखाएगा। सबसे पहले स्टेबिलिटी से शुरू किया जाए और एक क्वेश्चन के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में आप फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पहले ही पढ़ चुके हैं। सो विल स्टार्ट विथ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। आप आराम से ये क्वेश्चन कॉपी कर लें और अटेम्प्ट करें, उसके बाद हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। तो आपके लिए 1 2 3 4 5 6 6 फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट यहाँ लिखे हैं और इसके बाद कुछ और 7 8 9 10 11 12 ये अगले पेज पे लिखा है। आप आराम से ये सारे फ्री रेडिकल्स अपने कॉपी में कॉपी कर लें, अटेम्प्ट कर लें ये क्वेश्चन और उसके बाद वीडियो आगे प्ले करें। मैं क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करता हूं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, थ्रू यूज ऑफ AERHI, और इसमें A और E एप्लीकेबल नहीं होगा, तो बेसिकली हम लोग यूज करने जा रहे हैं R, H और I का। ठीक है, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी रेजोनेंस के थ्रू। रेजोनेंस अगर एप्लीकेबल नहीं है तो फिर हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन को और एट लास्ट इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए रेजोनेंस की। आप देखिए यहाँ ये लोन इलेक्ट्रॉन 3 फिनाइल रिंग पे डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 3 ठीक है बेंजीन रिंग पे डीलोकलाइज्ड है। 3 रिंग के वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू 2 रिंग्स। यहां पे देखिए एक रिंग है, लेकिन यहां इस कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां क्या है, एक रिंग और 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पे सिर्फ एक रिंग। तो मुझे अगर 1 2 3 और 4 में कंपैरिजन करना हो स्टेबिलिटी का, तो मैं कह सकता हूं 1 इज मोर स्टेबल देन 2, 2 इज मोर स्टेबल देन 3 एंड 3 इज मोर स्टेबल देन 4। क्या ये कंपैरिजन आपको समझ में आया? यहाँ 3 बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, यहाँ 2 रिंग पे, यहाँ एक रिंग, और साथ ही साथ हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए 3 अल्फा हाइड्रोजन, और लास्ट 4th में सिर्फ एक रिंग है। आगे चला जाए, यहां देखा जाए तो ये सारे बेंजाइलिक थे, और अब हम बात करने जा रहे हैं एलाइलिक की। ठीक है, तो एलाइलिक में ये देखिए 2 कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, अगर उसका अल्फा कार्बन यानी उसका एडजेसेंट कार्बन, ठीक है, इस पोजीशन को हम कहते हैं एलाइलिक। ठीक है, तो यहां आपको दिखाई देगा कि यहां ये एलाइलिक पोजीशन पे है, यानी रेजोनेंस है, और साथ ही साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन भी हैं। ठीक है, एलाइलिक में रेजोनेंस कैसे होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एंड यू विल गेट CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2। ये आप रेजोनेंस में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो एलाइलिक फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये एलाइलिक भी है, साथ ही साथ दिस इज एलाइलिक प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये सिर्फ एलाइलिक है। अगेन एलाइलिक का इन कंपैरिजन टू बेंजाइलिक स्टेबिलिटी कम होगा, इसीलिए 4 ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, 5 से, और 5 ज़्यादा स्टेबल होगा 6 से। तो यहाँ तक हमने उन फ्री रेडिकल्स को देखा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। नेक्स्ट पेज पे चला जाए, और अब आपको दिखाई देगा 7 8 और 9। 7 8 और 9 में कोई भी रेजोनेंस नहीं है, यहाँ सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, और यहाँ 3 into 3
9 अल्फा हाइड्रोजन है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, यहाँ 3 × 2 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा 7 > 8 एंड 8 > 9। अगेन 7 की स्टेबिलिटी 6 के कंपैरिजन में कम होगी क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है और ये लोग सारे के सारे हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में एक मजबूत इफेक्ट है, तो हम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ मन हो तो 3 मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट लिख भी सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए एक मजबूत इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन के सामने एक कमजोर इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट को आप नेग्लेक्ट कर दें तो भी चलेगा। अगर आपने उल्टा कर दिया कि कमजोर इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर ली और हाइपर कॉन्जुगेशन बोलना भूल गए तो ये गलत होगा। आप कभी भी न्यूज़पेपर देखें, ठीक है, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो न्यूज़पेपर पे फोटो हमेशा प्राइम मिनिस्टर की छपेगी, लिखा रहेगा प्राइम मिनिस्टर विजिटेड योर सिटी, ठीक है, वाराणसी। बगल में डीएम की फोटो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, चल जाएगा। लेकिन अगर मोदी जी आए हों और सिर्फ आपके डीएम की फोटो छाप दे, दिस विल बिकम स्कैंडलस। तो ध्यान रखिएगा, आप मजबूत इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर सकते हैं, मन है तो उसके साथ कमजोर इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, मन है तो इसको ना करें, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती से सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लिख दिया तो ये गलत आंसर माना जाएगा, ठीक है। हालांकि आंसर उससे भी ऑर्डर सेम आएगा, लेकिन ऐसी गलती नहीं करिएगा। आगे चला जाए, अब बात किया जाए 10, 11 और 12 की, ठीक है। 10 में आपको कोई भी फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर नहीं दिखाई देगा, ना तो ए, ना तो ई, ना तो आर, ना तो एच, ना ही आई, ठीक है। यहां कोई भी फैक्टर काम नहीं आएगा, ठीक है। इसको देखा जाए, दिस इज CH2CH डॉट, यहां पे देखिए एक sp2 कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, जबकि यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। CH4 जो था वहां कार्बन sp3 था, जब आपने वहां से एक H डॉट निकाल लिया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन बदल के हो गया sp2, ठीक है। सिमिलरली CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और जब आपने यहाँ से H डॉट हटा लिया, दिस हैज बिकम sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। सिमिलरली ये बेंजीन रिंग का, ठीक है, H डॉट निकालने के बाद ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि sp2 कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी स्टेबल होगा, sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अनस्टेबल होगा, इसीलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा 10, 11 एंड 12, ठीक है। यहां थोड़ी सी बात हम लोग और कर लें, खासकर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे इस एलाइलिक सिस्टम को, ठीक है, और ये पीएच डॉट को। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें ध्यान रखनी है, पहला, ये जो एलाइलिक फ्री रेडिकल है ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ध्यान से देखिए, CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आपको दिखाई देगा ये दोनों स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल तो हैं, एक जैसे तो हैं, लेकिन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कंडीशन क्या थी? पहला तो सिमेट्रिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दूसरा octet of all atoms must be complete and third was negative charge if any it must be on electronegative element। यहाँ पे जो हम बात करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट होने की, यहाँ इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक है, और इसीलिए ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। और अगला बात कर लिया जाए पीएच डॉट का। पीएच डॉट में ये लग सकता है कि सर ये जो फ्री रेडिकल जिस कार्बन पे है वो तो इस CH डबल बॉन्ड CH के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, क्यों नहीं ये रेजोनेंस से डीलोकलाइज्ड होगा?
इसका जवाब देखा जाए, बेंजीन में हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जब बेंजीन का हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इनके p ऑर्बिटल्स पैरेलल होंगे ताकि ये ओवरलैप कर पाए। ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ठीक है, इनके p ऑर्बिटल्स, ठीक है, ओवरलैप कर पाए इसलिए पैरेलल होंगे। और जहां से आपने ये हाइड्रोजन हटाया है, ठीक है, ताकि ये फ्री रेडिकल बन पाए, वो वाला अब ऑर्बिटल जिसमें अब आपके पास लोन इलेक्ट्रॉन है वो इस p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, यानी ये जो ऑर्बिटल है वो ये ऑर्बिटल जो है इसके साथ ओवरलैप नहीं कर सकता क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये बात ध्यान से समझिए। एक और डायग्राम हम अच्छा बना के आपको दिखाने की ये कोशिश फिर से करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सभी कार्बन का p ऑर्बिटल फिर से ड्रॉ करते हैं डिफरेंट कलर से। कोशिश करेंगे कि डायग्राम अच्छा बने, सुंदर बने, आपको दिख पाए और कम से कम बनाया जाए। तो ये देखिए, ये वो p ऑर्बिटल हैं जो आपस में ओवरलैप करके यहाँ पाई बॉन्ड बना रहे थे, ठीक है। और ये बगल का कार्बन, इसका भी एक p ऑर्बिटल, ठीक है, वो इधर भी ओवरलैप कर सकता है और आगे भी ओवरलैप कर सकता है। अब हाइड्रोजन की बात अगर मैं करूं तो हाइड्रोजन तो इस प्लेन में ऐसे था, यही हाइड्रोजन H डॉट के फॉर्म में निकल गया। और अब ये जो ऑर्बिटल बना है, ठीक है, ये ऑर्बिटल जिसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। वो ये जो ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं, ये बगल का p ऑर्बिटल, ये ग्रीन कलर का, ये ग्रे जो ऑर्बिटल मैंने बनाया है ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके साथ ओवरलैप नहीं कर सकता। ओवरलैप नहीं कर सकता यानी रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो सकता। यही वजह है कि आप देखिए pH डॉट की स्टेबिलिटी सबसे कम है। दिस इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी ये गलती नहीं करिएगा कि pH डॉट के अंदर आपको दिख जाए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में डीलोकलाइज कर दें आप, ठीक है, ऐसा नहीं है। होपफुली मेरे खराब ड्राइंग के बावजूद आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ा जाए, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। कौन से वो तरीके हैं जिनसे हम फ्री रेडिकल फॉर्म कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स को यहीं पे पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम ग्रुप केमिस्ट्री में इन रिएक्शंस को पढ़ रहे होंगे तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट जनरेट हो सकते हैं। तो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट को जनरेट करने का पहला तरीका है, आप पेरोक्साइड से फ्री रेडिकल जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ये एक कमजोर बॉन्ड है जो कि टूट जाएगा। और क्योंकि दोनों यहाँ ऑक्सीजन ही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, इसीलिए आपको फ्री रेडिकल मिल जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं भी बेंजोइल पेरोक्साइड दिख रहा हो, इसका मतलब जरूर वो फ्री रेडिकल का जनरेशन कर रहा होगा, ठीक है। अगला तरीका, अगर आप कोई भी हैलोजन लें, Cl2, Br2, I2 या F2, ठीक है, और उसको सनलाइट, यूवी लाइट, ठीक है, इनके प्रेजेंस में, और इसका सिंबल हम यूज कर सकते हैं, ऐसे फोटोन को भी दिखा सकते हैं, या आप हीट के प्रेजेंस में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं H डॉट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Cl2 को आपने हीट किया तो आपको 2 टाइम्स Cl डॉट मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रिपरेशन देखा जाए, अगर आप ROCl से फ्री रेडिकल बनाएं तो ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, इट विल गिव RO डॉट एंड Cl डॉट, ठीक है। ये भी एक रिलेटिवली कमजोर बॉन्ड है और इसको भी तोड़ा जा सकता है, ठीक है, फ्री रेडिकल जनरेशन के कंडीशन में। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हम यूज करेंगे वुड्स रिएक्शन में, ठीक है,
RX को सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देगा ये R डॉट और NaX को आप सोच सकते हैं Na प्लस और X माइनस। तो बेसिकली सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसका बहुत ही मन है कि हम ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके हम Na प्लस में कंप्लीट हो Na प्लस में चले जाएं, ठीक है, ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो Na प्लस में चला गया एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने अटैक किया R पे और ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेलोजन के साथ चला गया। सो दिस विल गिव यू R डॉट क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आया वो अब किसके पास है? R के पास, और ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेलोजन के साथ गया, इसीलिए ये है X माइनस। तो वुड्स रिएक्शन में भी R डॉट जनरेट होगा। वुड्स रिएक्शन के दो मैकेनिज्म होंगे, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अगला है जब हम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होंगे, ठीक है। ये सारे मेथड्स हम लोग एल्केन के प्रिपरेशन में यूज करेंगे और एल्किल हैलाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड से उसके रिएक्शन में पढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि हम यहीं कवर कर लें वो सारी पॉसिबिलिटीज जहां मुझे फ्री रेडिकल मिलने वाला है, ताकि जब हम वहां पढ़ रहे हो तो मेरा रिवाइज हो जाए ये बात, ठीक है। तो देखिए जब हम RCOO माइनस का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, जब आप खड़े होंगे एनोड पे, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले RCOO माइनस, यहां दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया और आपको मिल गया RCOO डॉट, ठीक है, और RCO डॉट फर्दर आपको दे देगा R डॉट, क्योंकि CO2 को बाहर निकलना है, तो CO2 निकल जाएगा बाहर, एस्केप कर जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, R डॉट। ऐसा कहाँ होता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस एक तरीका है एल्केन बनाने का, इसका डिटेल में चर्चा हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपने एजोबेंजीन को हीट किया, अगर आपने एजोबेंजीन को हीट किया तो यहां से नाइट्रोजन का N2 के फॉर्म में निकलने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि N2 के बीच का बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है। N2 इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, इसीलिए देखिए ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, ये बन गया N2, ये N2 बन गया और दोनों साइड से जो pH डॉट है वो आपको मिल गया। दैट्स व्हाई यू हैव गॉट 2 pH डॉट एंड N2 विल एस्केप, ठीक है। अगला तरीका है PHCOO डॉट को, आप देखिए यहां भी हमने बनाया था RCOO डॉट और उससे बनाया था R डॉट और CO2, सिमिलरली PHCOO डॉट से आपको मिल गया PH डॉट और CO2 सिस्टम से बाहर एस्केप कर गया, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल में हम लोग देखेंगे सबसे पहले फ्री रेडिकल की टेंडेंसी फॉर कॉम्बिनेशन। अगर कभी भी R डॉट जनरेट होगा तो वो एक और R डॉट को ढूंढ लेगा, उसके साथ हेड ऑन कोलिजन करेगा और R बना लेगा। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। दो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट आपस में मिलके उन्होंने ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक है, दो R डॉट मिलके, दो फ्री रेडिकल मिलके यहां एल्केन बना दिए। फॉर एग्जाम्पल एक CH3 डॉट दूसरे CH3 डॉट के साथ कोलाइड हुआ और CH3 इथेन बना लिया। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट टेंडेंसी है टेंडेंसी ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, जब एक ही कंपाउंड का साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा, एक ही स्पीशीज यहां है मेरे पास CH3C डॉट, ठीक है, इसका अगर साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ, ठीक है, यहां देखिए हाइड्रोजन का आना रिडक्शन है, ये हाइड्रोजन यहां एक्स्ट्रा आया और ये जो हाइड्रोजन आया है वो कहां से आया है, यहां से आया। ये देखिए ये CH3 से अब ये चीज क्या बन गई CH2, तो हाइड्रोजन का चले जाना यही ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का आना रिडक्शन।
या आप ये भी समझ सकते हैं हाइड्रोजन का आना रिडक्शन और हाइड्रोजन का चले जाना ये भी ऑक्सीडेशन है एक तरह का। तो ये CH3 थ्राइस C डॉट से एक बार उसका रिडक्शन हो गया, ठीक है, आपको मिल गया, ठीक है, यहां तो यहां देखिए आपको CH3 थ्राइस C डॉट से एक बार उसका रिडक्शन होके मिल गया आइसोब्यूटेन और उसी का ऑक्सीडेशन होके आपको मिल गया आइसोब्यूटीन। ठीक है, जरा इस डिस्प्रपोर्शनेशन को हम और डिटेल में समझें। देखिए जब CH3 डॉट CH3 डॉट ये छोटे स्पीशीज हैं, इनका हेड ऑन कोलिजन पॉसिबल है, इसलिए इनमें कॉम्बिनेशन की टेंडेंसी ज्यादा है। लेकिन आप इस बल्कि CH3 थ्राइस C डॉट को देखिए, इसका हेड ऑन कोलिजन एक दूसरे CH3 थ्राइस C डॉट के साथ बहुत मुश्किल है। सो स्टेरिकली क्राउडेड है ये और इसीलिए हेड ऑन कोलिजन की संभावना नहीं है और इसीलिए यहाँ कॉम्बिनेशन का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, ज्यादा चांस किसका है? डिस्प्रपोर्शनेशन का। देखा जाए ये डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे होगा। जानबूझ के मैंने एक CH3 थ्राइस C डॉट को ऐसे लिखा है, ठीक है, ताकि मैं आपको डिस्प्रपोर्शनेशन दिखा पाऊं। देखिए ये जो कार्बन जिसपे फ्री रेडिकल है, इसका कोलिजन हो रहा है इस हाइड्रोजन के साथ। क्या होगा फिर? ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के आया और इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलके बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन ये चला गया इस तरफ और इस कार्बन के पास C डॉट है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे यहां से। सो इट विल लुक लाइक डिस्प्रपोर्शनेशन इज CH3 और यहां जुड़ गया ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहां से टूट गया। सो दिस विल गिव यू CH2 डबल बॉन्ड C CH3 ठीक है। तो ये है डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन क्यों होता है? तो देखिए कॉम्बिनेशन के लिए चाहिए हेड ऑन कोलिजन। जब भी स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी तो हेड ऑन कोलिजन के चांसेस कम होंगे, कॉम्बिनेशन के चांसेस कम होंगे और उस केस में डिस्प्रपोर्शनेशन का चांसेस ज्यादा होगा, ठीक है। ये है डिस्प्रपोर्शनेशन और ये कब होगा? जब आपको 3 डिग्री फ्री रेडिकल। तो डिस्प्रपोर्शनेशन ज्यादा कब होगा? 3 डिग्री फ्री रेडिकल के साथ। और कॉम्बिनेशन किसके साथ ज्यादा होगा? तो देखिए जानबूझ के मैंने यहां सबसे छोटा फ्री रेडिकल लिया है CH3 डॉट, ठीक है। तो CH3 डॉट के साथ कॉम्बिनेशन का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, जबकि 3 डिग्री CH3 थ्राइस C डॉट के साथ डिस्प्रपोर्शनेशन का टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ने के साथ परसेंटेज प्रोडक्ट फ्रॉम डिस्प्रपोर्शनेशन इंक्रीजेस। आपको किसी भी समय डिस्प्रपोर्शनेशन और कॉम्बिनेशन दोनों से प्रोडक्ट मिल सकता है, लेकिन टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो डिस्प्रपोर्शनेशन से बनने वाले प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। अगला पॉइंट, अगर मेरे पास बाई रेडिकल है, बाई रेडिकल यानी 2 ठो फ्री रेडिकल है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए एक ही मॉलिक्यूल है, उसमें 2 कार्बन ऐसे हैं जो कि फ्री रेडिकल हैं। तो बाई रेडिकल्स हैव टेंडेंसी ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर ही 2 हिस्से ऐसे हैं जो कि फ्री रेडिकल हैं और वो अगर आपस में कंबाइन कर जाएं तो उनको कहेंगे हम इंट्रामॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन। आप समझिए इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन आर ऑलवेज एंट्रोपी फेवर्ड। अगर 2 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनेंगे तो एंट्रोपी सिस्टम की कम हो जाएगी और इसीलिए एंट्रोपी उनको फेवर नहीं करता। जबकि एक ही मॉलिक्यूल के 2 हिस्से अगर आपस में कंबाइन करें तो एंट्रोपी को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना और इसीलिए इस तरह के रिएक्शन एंट्रोपी फेवर्ड होंगे, ठीक है। और जब भी ऐसा टेंडेंसी होगा कि इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो सकता है तो वही डोमिनेट करेगा, उस केस में इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको देखूं तो ये
साइक्लोप्रोपेन बना लेगा। जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो सकता है तो ये एंट्रोपी फेवर्ड होगा। कभी ये गलती नहीं करिएगा कि आप दो ऐसे, ठीक है, आपके पास बाई रेडिकल हैं और उसका इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन करा दें। इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी दो ऐसे बाई रेडिकल आपस में मिल के रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रा मतलब इसी एक स्पीशीज के अंदर के दो हिस्से आपस में मिलके रिएक्ट कर रहे हैं या बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा इंट्रामॉलिक्यूलर विल बी फेवर्ड ओवर दिस इंटरमॉलिक्यूलर प्रोडक्ट। ये अगर बनेगा भी तो ये बहुत कम बनेगा, ठीक है। हमेशा मेजर प्रोडक्ट कहां से आएगा? इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन से, क्योंकि ये एंट्रोपी फेवर्ड है। यहां एक स्पीशीज से एक स्पीशीज बन रही है, जबकि यहां दो स्पीशीज मिलकर एक स्पीशीज बना रहे हैं। सिस्टम का एंट्रोपी कम हो रहा है और एंट्रोपी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। ऐसा एक और केस देखा जाए, यहां पे देखिए, यहां भी एक रेडिकल, यहां भी एक रेडिकल अगल बगल हैं, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लें और आपको क्या मिल जाए? साइक्लोहेक्सीन प्रोडक्ट। अब अगर आप ये बात समझ गए तो कुछ क्वेश्चंस को किया जाए। मैंने यहां जानबूझ के कितना इक्विवेलेंट रिएक्टेंट लगेगा ये नहीं लिखा है, ये चेक करने के लिए कि आप समझ पाए कि आपको कॉम्बिनेशन कराना है, इंट्रामॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन कराना है कि इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन कराना है या डिस्प्रपोर्शनेशन कराना है। तो आराम से आप इन क्वेश्चंस को नोट करते जाएं, ठीक है। क्वेश्चन 1, 2, 3 यहां आपके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7। नेक्स्ट 8, 9, 10 और 11। आप आराम से वीडियो पॉज कर लें, इन क्वेश्चंस को नोटबुक में लिखें, ट्राई करें और उसके बाद जब हम डिस्कशन करेंगे तो आपके लिए सीखने का बेटर अपॉर्चुनिटी होगा। अगला कुछ क्वेश्चन 12, 13, 14, ठीक है, एंड एट लास्ट 15, 16, 17, ठीक है, और एक स्पेशल क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये एक तरह से ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में अरेंज किए गए हैं। शुरू के क्वेश्चन आसान हैं, बाद के ये क्वेश्चन कठिन होते जाएंगे। और क्वेश्चन 18 ये ऐसा है कि ये मुझे ही समझाना पड़ेगा, ठीक है। आप आराम से इन क्वेश्चंस को नोट कर लें, एक बार अटेम्प्ट कर लें और उसके बाद वीडियो को आगे प्ले करें, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, क्या ये बाई रेडिकल है? जवाब है नहीं। यहाँ तो सिर्फ एक कार्बन ऐसा है, ठीक है, जिसपे आपको फ्री रेडिकल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ टेंडेंसी किसकी होगी? क्या ये 1 डिग्री R डॉट है? ठीक है, 1 डिग्री R डॉट। क्या यहाँ हेड ऑन कोलिजन पॉसिबल है? क्या ये बहुत ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है कि इसमें सिर्फ डिस्प्रपोर्शनेशन होगा? तो इन बातों को अगर आपने सोच लिया तो आप देखेंगे ये 1 डिग्री रेडिकल है, 3 डिग्री रेडिकल नहीं है कि यहाँ डिस्प्रपोर्शनेशन से मेजर प्रोडक्ट बने। इसलिए आराम से आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन, आप इसका 2 इक्विवेलेंट यूज करेंगे एंड यू विल गेट प्रोडक्ट एज नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। यहां से आपको नया बॉन्ड मिला है, तो प्रोडक्ट इज नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। इसको देखिए, यहां क्या होगा, अगेन, ठीक है, ये भी कैसा है, 1 डिग्री R डॉट है। इसको देखा जाए, ये क्या है, 2 डिग्री R डॉट, ठीक है, ये डिग्री है और ये R डॉट है, ठीक है। यहां भी क्या होगा, सिंपली कॉम्बिनेशन से ही आपको मेजर प्रोडक्ट मिलने जा रहा है। अगला देखा जाए,
PH CH2 डॉट, यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, PH CH2 CH2 PH। यहाँ पे देखिए ये दो डॉट, ठीक है, अगल बगल हैं, ये एक बाई रेडिकल है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, डॉट को मैं नीचे लिख लेता हूं, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने और ये बन गया मेरा प्रोडक्ट, ठीक है, ब्यूट 2इन। ये बनने वाला ब्यूट 2इन सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, और मेजर क्या होगा, ट्रांस, क्योंकि ट्रांस ज्यादा स्टेबल है। इसको देखिए यहां दोनों एंड पे हैं, ठीक है, इस एंड को उठाइए और इससे जोड़ दीजिए, यू विल गेट प्रोडक्ट एज साइक्लोब्यूटेन। इसको देखिए, ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, चलिए ठीक है, बेसिकली आपने क्या किया, ये दोनों पॉइंट उठाया और जोड़ दिया, ठीक है, ये बाई साइक्लो कंपाउंड आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पे इस बाई रेडिकल से। अगला, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस बाई रेडिकल को देखिए, यहाँ आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है इससे। मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ ताकि प्रोडक्ट देख के आपको ये बात समझ में आए, 1 2 3 4 5 6, दिस इज नेम्ड एज 7 एंड दिस इज 8, ठीक है। प्रोडक्ट देखिए कैसा दिखेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एंड दिस 6 के साथ जो लगा है, 1 के साथ जो लगा है उसको मैं लिख दूं 7, और 4 के साथ जो लगा है वो 8, और बॉन्ड कहाँ बना है, ये 7 और 8 के बीच में बॉन्ड बना है, ठीक है। ये भी एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है। अगला देखिए, इसमें सिंपल है, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, एल्काइन प्रोडक्ट। यहां देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ध्यान दीजिएगा, यहां ये जो फ्री रेडिकल है ये रेजोनेंस में है, ठीक है, तो आप इसका पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, यहां आ गया डबल बॉन्ड और ये डॉट यहां, ठीक है, डबल बॉन्ड इन दोनों को जोड़ के। ध्यान दीजिएगा, आप कहें सर यहां ये भी तो बाई रेडिकल है, इन दोनों को उठा के जोड़ दूं मैं, तो जवाब है नहीं, ये एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है सिर्फ, ये ना तो ये स्ट्रक्चर असली है ना तो ये स्ट्रक्चर असली है, रेजोनेंस हाइब्रिड तो इन दोनों को मिला के बना है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ये तो एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जैसे ये एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जोड़िएगा आपस में, इन दोनों को जोड़ मत दीजिएगा, एंड यू विल हैव द प्रोडक्ट एज, ठीक है, यहां भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिख लें, यू विल गेट दिस डॉट, एक यहां और फिर इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, एंड दिस इज आंसर, ब्यूटा 1,3 डाइइन। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है। आगे चला जाए, अब देखिए हम 3 डिग्री रेडिकल पे पहुंच गए हैं, यहां हेड ऑन कोलिजन नहीं हो सकता, यहां मेजर प्रोडक्ट अगर किसी ने ये बना दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन की टेंडेंसी यहां कम है, ठीक है, क्योंकि ये बल्कि है, स्टेरिक फैक्टर्स की वजह से हेड ऑन कोलिजन नहीं पॉसिबल होगा, ये डॉट आपस में हेड ऑन कोलिजन करेंगे तब तो ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इसीलिए यहां मेजर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं आएगा, मेजर प्रोडक्ट विल कम फ्रॉम डिसप्रपोर्शनेशन एंड यू विल गेट मेजर प्रोडक्ट एज, यहां आ गया हाइड्रोजन और एक में ये बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हमने डिसप्रपोर्शनेशन में डिस्कस भी किया था। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन से इसका मेजर प्रोडक्ट बनाना है, यू विल गेट मेजर प्रोडक्ट एज PH CH CH3 ट्वाइस एंड PH C डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 14। यहां पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं
सो दिस विल लुक लाइक ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और ये डॉट यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। और प्रोडक्ट कैसे बनेगा, मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं, सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH2, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 and 4, सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड है, ये प्रोडक्ट बहुत स्टेबल तो नहीं है। चलिए एक बार हम लोग कोशिश किया जाए, इन दोनों को ज्वाइन करके देखा जाए क्या इससे प्रोडक्ट मुझे मिल सकता है। अगर मैं ये ज्वाइन कर दूं तो 1 2 3 और 4 मुझे प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, मुझे प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा कुछ, ठीक है। सो दिस विल बी 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। यहाँ देखिए कार्बन 2 ये sp हाइब्रिडाइज है और कार्बन 3 sp हाइब्रिडाइज है। sp हाइब्रिडाइज यानी यहाँ शेप कैसा होना चाहिए, लीनियर, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ आप 4 साइड का रिंग कभी नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि रिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा। जब भी आपके पास एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है तो वहां टेंडेंसी क्या होती है कि ये एंगल, बॉन्ड एंगल आपको कितना मिल जाए, 180 डिग्री, ठीक है। इसको बेंड करके और बना पाना 4 साइड का रिंग ये पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं बन सकता। ये बनने वाला प्रोडक्ट ऑल्दो अनस्टेबल है लेकिन यही प्रोडक्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, डाई रेडिकल है, ठीक है, बेंजीन पे। क्या करेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, इन दोनों को आपस में जोड़ दें, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो आपने प्रोडक्ट बनाया है बेंजाइन, यहां ये जो पाई बॉन्ड बना है ये बना है फ्रॉम द ओवरलैप ऑफ sp2 ऑर्बिटल्स, और बेंजाइन एक, ठीक है, अपने आप में इंटरमीडिएट है, इसीलिए यू विल गेट 2 बेंजाइन आपस में मिलके और बना लेंगे बाईफिनाइलिन। तो फाइनल प्रोडक्ट मुझे ये मिलने वाला है। अगर आप बाईफिनाइलिन को ध्यान से देखें और इसमें सिर्फ ये सेंट्रल रिंग देखें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा देखिए, तो आपको लगेगा ये तो एंटी एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक है तो ये भी तो अनस्टेबल है, ये क्यों बनेगा। बेंजाइन अगर अनस्टेबल है क्योंकि वहां ये वाला पाई बॉन्ड बना है 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप से, कमजोर पाई बॉन्ड है, तो ये बनने वाली स्पीशीज में सेंट्रल ये जो 4 कार्बन की रिंग है ये एंटी एरोमेटिक है। लेकिन जवाब है एंटी एरोमेटिक होने के बावजूद इसकी स्टेबिलिटी कंसिडरेबल है, क्योंकि एक बात जो हम एंटी एरोमेटिक में नहीं करते हैं, ये आपको दिखेगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स या 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, लेकिन एक बात जो हम एंटी एरोमेटिसिटी में नहीं करते हैं वो है रिंग करंट की, ठीक है। और यहाँ आपको दिखाई देगा कि सेंट्रल रिंग में कोई भी करंट नहीं है, बट ये बहुत ही, ठीक है, एडवांस चीज है, बियॉन्ड स्कोप ऑफ IIT JEE एग्जाम। आपको बस ये याद रखना है कि ये एक एक्सेप्शनल केस है और मुझे यहाँ बेंजाइन से बाईफिनाइलिन मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्ट। यहाँ देखिए, यहाँ मैं अगर इसको मिला दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगेन एक एंटी एरोमेटिक स्पीशीज, ठीक है। और इसी वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर अगर आपने रिएक्शन कराया तो आपको मिल गया एंटी एरोमेटिक स्पीशीज, और यही वजह है कि यहाँ रिएक्शन इंट्रा नहीं होगा, इनफैक्ट इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन कैसे होगा, देखिए यहां यहां और एक दूसरा, ठीक है, और आप कैसे बॉन्ड बनाएंगे, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। यहां एक ऐसा केस है जहां इंट्रा की जगह मेजर प्रोडक्ट इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन से आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, ठीक है। यहां पे क्या होगा, इस कार्बन को आपको जोड़ना है इस कार्बन से, ठीक है। आपको लगेगा ये अजीब सा स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है, एंड दिस इज 7 8
9 एंड 10, 1 और 6 आपस में जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और डबल बॉन्ड किसके बीच में है? 9 और 10 के बीच में। तो ये है मेरा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे देखने में लगेगा अजीब सा कि इसको कैसे जोड़ेंगे, क्या रिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा? तो अगर आप बना के देखेंगे और खासकर नंबरिंग करके रखेंगे तो आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और अब एक हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखा जाए, इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं। ठीक है, इसका मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं। क्या मैं ऐसा दिखा सकता हूं कि ये एक पाई बॉन्ड टूटा, कलर भी चेंज कर लें, ये देखिए ये इधर गया और ये पाई बॉन्ड टूट के इधर आया। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। फाइनली ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहां बचा वो इस साइड, और इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ, और यहाँ पे अब एक मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, तो इसका मैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आपको समझ में आया? ये जो लोन इलेक्ट्रॉन था कार्बन का, ये डीलोकलाइज होकर रिंग पे चला गया है और खासकर मैंने पैरा पोजीशन पे इसको ले जाके रोक दिया है। ठीक है, अब मैं ये चीज जानबूझ के मिटा देना चाहता हूं, ये इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक है, और जो रिएक्शन होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये क्वेश्चन पीटर साइट्स में दिया हुआ है रिसेंट, खासकर पिछले ईयर का अगर आप जेईई एडवांस का पेपर देखें तो वहां पे डायरेक्टली ऐसे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन बना के दिया गया है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन उठा रहा हूं। ठीक है, आपने अगर ये देखा होगा तो ही आपसे होगा। ठीक है, अदरवाइज हम सोच नहीं पाएंगे। एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी so this will be the final product। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्टेड है कि आप अपने से कर पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपने पढ़ा है या तो पीटर साइट्स में या तो इस लेक्चर में, तभी आपसे होगा। और ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस लेवल का। ठीक है, तो आपको जेईई मेंस के लिए इस तरह के क्वेश्चन की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन वहां नहीं आने वाले। विद दिस वी एंड फ्री रेडिकल। अगले क्लास में हम लोग आगे के इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे, कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन। थैंक यू।